नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले जिन 5 अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनको जान लेते हैं। तो हमारे सहयोगी तैयार हैं आपको अहम खबरों से रूबरू कराने के लिए। तो सबसे पहले हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी आपको बताएंगे कि एनएमडीसी स्टील के विनिवेश की प्रक्रिया में किस तरह से तेजी आने वाली है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट बिल ड्राफ्ट वापस, पूरी खबर क्या है बताएंगी सुमिता करीर। क्या है मारुति सुजुकी का आगे का प्लान और किस मार्केट में कर रही है मारुति एंट्री, बताएंगे सुमित चतुर्वेदी। शुगर शेयरों में आज तेजी के ट्रिगर क्या थे, बताएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और हर रोज की तरफ 5 का पंच लेकर आएंगे शरद दुबे। और इन खबरों के अलावा और भी अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात एनएमडीसी स्टील के विनिवेश की। जी हां, सरकार एनएमडीसी स्टील के विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सरकार इस वित्त वर्ष में एनएमडीसी स्टील का विनिवेश पूरा कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, पूरी खबर बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के विनिवेश प्रक्रिया को रफ्तार दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है और मकसद ये है कि चालू वित्त वर्ष के आखिर तक एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही कर दी है, लेकिन अभी तक इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन अब सरकार ने कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाया है और नई रणनीति के तहत अब दीपम को ऐसा लगता है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड जो है वो फिट केस है अगर नई रणनीति के तहत विनिवेश प्रक्रिया पर आगे बढ़ना है। लिहाजा उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। जो तमाम ड्यू डिलिजेंस है वो लगभग पूरे हो गए हैं और अगले 2 महीने में फाइनेंशियल बिड्स भी इनवाइट किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है और दीपम को ऐसा लगता है कि एक तो एनएमडीसी स्टील प्लांट जो है उसके जो प्लान्स हैं वो न्यू है, साथ ही साथ उसके पास पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट कर पाए। लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है। तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से एनएमडीसी लिमिटेड जो है एक फिट केस है न्यू रणनीति के तहत और उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी विनिवेश प्रक्रिया को रफ्तार दी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के पास करीब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का असेट है। कंपनी ने 3 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी का जो स्टील प्लांट है नागरनार में, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसको पहले ही ऑपरेशनलाइज कर लिया है और अब इसकी प्रक्रिया को अब विनिवेश की प्रक्रिया को रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से इस प्रक्रिया पर ज़्यादा काम नहीं हो सका था, सरकार ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन अब एक फिट केस है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, लिहाजा इसकी विनिवेश प्रक्रिया को अब रफ्तार दी जा रही है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय के मुताबिक बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। पूरी खबर दे रही हैं मेरी सहयोगी सुमिता करीर। गवर्नमेंट का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के ऊपर और ज्यादा कंसल्टेशंस होंगे और उसके बाद एक फ्रेश ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ प्रोविजंस जो इसके ड्राफ्ट बिल में थे, जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा था, उससे एक चिंता हो गई थी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के मन में, इन्फ्लुएंसर्स के मन में, क्योंकि वन ऑफ द प्रोविजंस जो था उसका कहना ये था कि इन इन्फ्लुएंसर्स को क्लब कर देंगे डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के साथ। और ये ड्राफ्ट, जैसा मैंने बोला कि ये पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ था, बट द मिनिस्ट्री वाज अंडरस्टूड टू हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रोविजन, और जिसकी वजह से चिंताजनक हो गया था इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि वहां पे उनके लिए कंसर्न्स आ गए थे फ्री स्पीच को लेकर। इनफैक्ट ये जो कुछ प्रोविजंस दिए गए थे जिस ड्राफ्ट बिल में जो सर्कुलेट हो रहा था, उससे मैंडेटरी हो जाता इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना और एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी को भी अपॉइंट करना एक टाइम के बाद, जब उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद। जिसके बाद मीडिया बॉडीज जैसे डिजी पब हो गया, एडिटर्स गिल्ड भी हो गया, बाकी स्टेक होल्डर्स उन्होंने भी क्लेम किया
कि ये जो लोग थे, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ कंसल्टेशन नहीं हुई है, बिल पे डिस्कशंस नहीं हुई है, और इनफैक्ट जो प्रीवियस ड्राफ्ट बिल था वो जो था वो पब्लिक डोमेन में रखा गया था नवंबर में। बट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस करते हुए बोला है कि बिल अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में ही है और कॉन्सल्टेशन अभी जारी रहेगा। इनफैक्ट कॉन्सल्टेशन जारी रहेगा स्टेक होल्डर्स के साथ अक्टूबर 15 तक। उसके बाद ही एक फ्रेश ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा डिटेल्ड कंसल्टेशंस होने के बाद। इनफैक्ट उन्होंने ये ट्वीट किया है और भी उन्होंने बोला है कि फ्रेश ड्राफ्ट जो है वो डिटेल्ड कंसल्टेशंस के बाद किया जाएगा। और ये जो है इन रिस्पॉन्स टू रिकमेंडेशंस, कमेंट्स, सजेशंस वर रिसीव्ड इंक्लूडिंग फ्रॉम वेरियस एसोसिएशंस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को होने वाली है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है दो वजहों से। सबसे पहला तो ये कि रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है वो अभी तक क्या क्या काम हुआ है उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो जीएसटी काउंसिल को सौंप सकती है। हालांकि इस बात की उम्मीद करना कि जो रेट रैशनलाइजेशन पर जो जीओएम बनी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही इस पर काम शुरू हुआ है। तो जीएसटी के तहत मेगा स्तर पर रेट रैशनलाइजेशन हो, जो स्लैब है उसमें बदलाव हो। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि निचले स्लैब में आएंगे, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हायर स्लैब में जाएंगे, कुछ का रैशनलाइजेशन किया जाएगा, इस बात की संभावना है। और उस पर जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी डिस्कशंस बैठ के जो है वो कर रही हैं। इसके अलावा इस बात की संभावना है कि जीओएम एक प्रेजेंटेशन दे जीएसटी काउंसिल के सामने कि आखिर अभी तक जो बैठकें हुई हैं उसमें किस तरह की चर्चाएं हुई हैं और जीओएम किस तरीके से आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ स्लैब मर्जर का भी प्रस्ताव है जिस पर जीओएम चर्चा कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है, जिसमें ये प्रस्ताव है कि जो 12% का स्लैब है और जो 18% का स्लैब है उसको मिलाकर एक 15% का स्लैब बना दिया जाए। हालांकि ये प्रस्ताव है, इस पर चर्चाएं चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक साबित होने जा रही है, खासकर अगर आप रेट रैशनलाइजेशन की बात करें जीएसटी के तहत। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मसला है, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है और ये शिकायतें जो है वो जीएसटी काउंसिल को मिली है। वित्त मंत्रालय को भी इंडस्ट्री ने अपील की है, इस पर भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जीएसटी के तहत टैक्स पेयर्स को ज़्यादा राहत दी जाए, इससे संबंधित भी फैसले की उम्मीद की जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट मसला है वो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी का मसला है। ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक एजेंडा जीएसटी काउंसिल ने तैयार नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इस बात की संभावना है कि जीएसटी काउंसिल में इस मसले पर चर्चा हो और जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो कि वित्त मंत्री होते हैं, वो राज्यों से उनकी राय मांग सकते हैं कि क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर जो जीएसटी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है या कोई फैसला लिया जाए। तो ये तमाम मसले हैं जिस पर चर्चाएं हो सकती है। और रेट रैशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक काफ़ी अहम साबित होने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस बंद कर दिया है। पूरी खबर बता रही हैं मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। करीब 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि आयुर्वेद के मिसलीडिंग एड्स केस में जो कंटेम्प्ट केस जारी था 2022 से 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक पिटिशन जारी किया था और इसमें यह कहा था कि वो मिसलीडिंग एड्स मार्केट में कंज्यूमर्स को दिखा रहे हैं और उनके जो क्लेम्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के वो भी फॉल्स है। तो तब से ये केस जारी रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज फाइनली कंटेम्प्ट केस बाबा रामदेव और उनके जो साथी है आचार्य बालकृष्ण, इनके मिसलीडिंग एड्स केस में कोर्ट ने इसे क्लोज किया है, फाइनली डिसमिस किया है और उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है। अगर इस केस की बात करें तो इसकी सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता के बेंच ने पास की इस ऑर्डर को और इसकी प्रोसीडिंग्स को, कंटेम्प्ट केस को आज क्लोज किया गया है। ओवरऑल अगर इस केस के हियरिंग्स की बात करें तो पतंजलि आयुर्वेद ने एक एफिडेविट
जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ मेंशंस किए थे कि वो ऐसे क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स जो IMA ने पॉइंट आउट किए थे वो आगे चलकर ऐसे क्लेम्स नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग दी है कि फ्यूचर में ये सारे जो क्लेम्स है वो वापस वायलेट ना हो। एफिडेविट में जो सारे ट्रूथ क्लेम्स है उससे स्टिक किया जाएगा, उसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाएगा। अगर इसके किस केस की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो IMA ने कहा था 2022 में अपने पिटिशन में कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के जो रिमार्क्स है वो डेरोगेटरी है मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि इनके पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स है ये एक मिराक्युलस क्योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और इलनेसेस पे क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स एक मिराक्युलस क्योर दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा ऐसा पॉइंट है कि इनके जो क्लेम्स थे क्योर करने के और इनके दवाइयों से कई सारे लोग कुछ इलनेसेस या डिसऑर्डर से ठीक हो सकते थे। इन क्लेम्स को अगर देखा जाए तो ये कुछ लॉ के अंडर वायलेटिंग था। जो लॉज की बात करें, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1954, इन लॉ के तहत ये पतंजलि प्रोडक्ट्स और इसकी मिसलीडिंग एड्स और इनके क्लेम्स जो है वो वायलेटिंग थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पिटिशन के अनुसार। तो ओवरऑल 2 साल पहले ये केस शुरू हुआ पर अब इसे क्लोज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दी है पर एक शर्त पर कि आगे चलकर, और एक वार्निंग के तौर पर कि आगे चलकर इस तरह की मिसलीडिंग एड्स को रिपीट ना किया जाए, फॉल्स क्लेम्स ना किए जाए और कंज्यूमर्स को गुमराह ना किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मारुति सुजुकी को लेकर बड़ी खबर है। कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉन्क्स का एक्सपोर्ट जापान में करने की तैयारी कर ली है। जापान को एक्सपोर्ट होने वाली ये पहली SUV है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने भारतीय बाजार और एक्सपोर्ट के प्लान पर एक्सक्लूसिव बातचीत की मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। शुक्रिया भारती जी हमसे बात करने के लिए। शुरुआत करते हैं फ्रॉन्क्स से। फ्रॉन्क्स अब आपने जापान में निर्यात करना शुरू किया, एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी मार्केट है आपके लिए और कब से शुरू होगा, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे? फ्रॉन्क्स हमारे लिए बहुत अच्छी गाड़ी रही है। कस्टमर रिस्पांस हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रहा है। अभी 1 ही साल हुआ है गाड़ी को लॉन्च किए हुए और करीब 1.8 लाख गाड़ियाँ ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में बिक चुकी हैं और निर्यात में फ्रॉन्क्स करीब 30,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी निर्यात हो चुकी हैं। अब हम बड़े उत्साहित हैं कि जापान जैसी बहुत ही एक उच्च मार्केट है जहाँ पे कस्टमर बहुत डिमांडिंग है क्वालिटी, तकनीकी टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर, तो ऐसी मार्केट में हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसी मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब और वहाँ पे अगर ये कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लेती है तो फिर इसका मतलब हिंदुस्तान में भी हम सबको बहुत प्रसन्न कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो जनरली बात करें तो जापान कितनी बड़ी मार्केट है आपके लिए एक्सपोर्ट की नज़रिए से देखा जाए तो क्या बहुत बड़ी मार्केट है, और इसके अलावा आपके और क्या प्लान है जापान में एक्सपोर्ट करने के? जापान दुनिया की करीब तीसरी या चौथी, करीब चौथी या पांचवी मार्केट है साइज़ में और प्रोडक्शन में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जापान में इंपोर्ट नहीं होती हैं बिकॉज़ उनकी जो क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती है। तो इसीलिए हम एक्साइटेड हैं कि जापान में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ओवरऑल हम करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रॉन्क्स करीब 70 देशों में निर्यात होती है, तो उससे हमें एक्सपोर्ट के नंबर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक क्वालिटी का एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो जाएगा कि यहाँ तक ये हिंदुस्तान में बनी गाड़ियाँ यहाँ तक कस्टमर्स को प्रसन्न करने में सक्षम हैं। अब बात करें पूरी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की, क्या एक्सपोर्ट की क्या प्लानिंग है आपकी? रेड सी क्राइसिस जो है वो एक इम्पैक्ट करता है काफ़ी कंपनियों को, पर आपके लिए अभी एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या नई मार्केट है यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, क्या नई मार्केट तलाश रहे हैं आप? मारुति सुजुकी करीब दुनिया के 100 देशों में निर्यात करता है
और हमें आपने स्ट्रैटेजी की बात कही, हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात बाजार की, तो बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। निफ्टी 208 अंक गिरकर 24,150 के नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में करीब 750 अंकों की गिरावट नजर आई। बाजार के दिन भर का एक्शन बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो बाजार में आज थोड़ी सी बिकवाली नजर आई। निफ्टी का यह दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली दिखी है। साथ ही साथ निफ्टी वो 24,200 मार्क के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो जैसे कि हम पिछले कुछ सेशन से बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक दोनों ही अपने कंसोलिडेशन फेज में घुस चुके हैं और अभी भी वो जो फेज है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि निफ्टी का जो निचला लेवल है 24,000 का और ऊपर का जो लेवल है 24,400 का वो अभी भी बरकरार है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। जबकि दूसरी ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप का दूसरा सेशन था जब ये दो सेशन गेन के बाद में जाके अब लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी बैंक का 4 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाके आज लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया और सेम निफ्टी की तरह ये भी एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ लेवल देखे तो 49,700 का है, ऊपर की तरफ देखे तो 50,700 का मार्क है। तो जब तक इस कंसोलिडेशन में घूम रहा है तब तक एक न्यूट्रल स्टांस मान सकते हैं। साथ ही साथ इस रेंज के जस्ट नीचे 100 DMA का सपोर्ट भी है, कुछ 49,600 लेवल के आसपास का। दूसरे इंडेक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG का ये दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। तो ओवरऑल मार्केट देखे तो काफ़ी नेगेटिव रहा है, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खास सेगमेंट लेकर आते हैं 5 का पंच, जहां पर खबरों के दम पर किन सेक्टर और थीम में रहा एक्शन बता रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स में लेके आता हूं जहां पे एक्शन देखने मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अब एक्शन जो है ज़्यादातर IPO साइड और अर्निंग साइड में फोकस पे रहेगा। ऑफ कोर्स सबसे पहले बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ Q1 नंबर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कल शाम को कमेंट्री जो आया वो वीक था। उन्होंने कहा वॉल्यूम्स में तो स्ट्रेंथ रहेगा ही, गाइडेंस मेंटेन्ड है, हालांकि उन्होंने नई मार्जिन गाइडेंस नहीं दी। ऑफ कोर्स इसका कारण है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है और मार्जिन्स में प्रेशर आ सकते हैं, तो इसके कारण उन्होंने मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया। ये अच्छा नहीं लगा बाज़ार को और ऑफ कोर्स स्टॉक में जो है सबसे बड़ी गिरावट 16 साल में देखने मिली। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंटली दूसरा स्टॉक रहेगा आइनॉक्स विंड। इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 51 मेगावाट्स का इक्विपमेंट का ऑर्डर आया है और ये 3 मेगावाट के क्लास के आया है। ये ऑर्डर एवेन्यू से आया है और ये प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में एक्सिक्यूट होगा। अब याद रखिए स्टॉक में भी जो है भारी तेज़ी देखने मिली है, एक ऑर्डर विन हुआ, एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक भी फोकस में रहेगा। पिछले 3 दिन से स्टॉक जो है लगभग 40% से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए, रेंज कर रहे हैं 44 to 48% में। IPO प्राइस याद रखिए 76 रुपीज़ का था, आज सुबह ब्लॉक डील भी हुआ था और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग भी देख रही है, ये जो है डीलर्स चेक में पता चल रहा है। ये 3 स्टॉक्स के अलावा आज मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और दोनों ही स्टॉक की आज लिस्टिंग हुई है। सबसे पहले ब्रेनबीज सॉल्यूशन जो फर्स्ट कराई है, यहाँ पे देखें तो IPO प्राइस 465 था, जो लिस्टिंग है 651 पे हो, यानी कि 40% प्रीमियम हुआ है लिस्टिंग पे। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इस IPO का 12 गुना था और जो लिस्टिंग हुई है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हुई है। हमारा 5वां स्टॉक भी लिस्टिंग के ऊपर फोकस रहेगा, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। IPO प्राइस 108 था, लिस्टिंग प्राइस 235 रुपये हुआ, यानी कि 117% का प्रीमियम लिस्टिंग आया है। इसकी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी देखें तो लगभग 170 टाइम्स हुआ था और ओवरऑल ये लिस्टिंग भी बहुत एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हुई है। तो हम देख सकते हैं हमारे 3 अहम स्टॉक्स तीनों ही IPO थीम के थे, इनमें एक अच्छी मूवमेंट आई और इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न मिली है। तो ये आपके 5 का पंच है जो आपके रडार में आज होना चाहिए। चलिए, तो ये था 5 का पंच और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की वतन वापसी पर जोरदार
स्वागत हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट टीम इंडिया खिलाड़ियों में हॉकी से संन्यास लेने वाले गोलकीपर आर श्रीजेश भी शामिल थे। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। फैंस ने ढोल की धुनों के साथ भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का वेलकम किया। इससे पहले शनिवार को भारतीय मेंस हॉकी टीम का पहला जो दल था वो दिल्ली पहुंचा था। इतिहास क्या है सर? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था, अभी हम लोगों ने इसको एक आदत बना रहे हैं। डेफिनेटली मेरे लिए खुश की बात है कि मेरी टीम मेरे लिए खेला, एक मेडल दिला के वापस मैं जा रहा हूँ। और भारतीय हॉकी टीम के साथ पेरिस में अपनी पहलवानी का दम दिखाने वाले ब्रॉन्ज मेडल विनर अमन सहरावत भी स्वदेश लौटे हैं। फैंस ने 21 साल के पहलवान का भी जोरदार तरीके से स्वागत किया। बहुत बड़ा मौका है जी, और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। पिछले 2008 से हर ओलंपिक में 76 स्टेडियम का मेडल है। ये मेरी और मेरे कोचों की मेहनत है और ये बच्चे की मेहनत है। जो एक सिस्टम है जो कि 140 करोड़ में कुश्ती में एक ही मेडल है। और शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वेलकम किया। मनोहर लाल ने दिल्ली में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और उनके माता पिता को सम्मानित किया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और काफ़ी अच्छा लगता है जब मिलते हैं सर से और वो प्रोत्साहित करते रहते हैं आगे भी और मेहनत करने के लिए। तो जी बहुत अच्छा लगता है। और अब 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों से जुड़ी खबरें। दिल्ली के लाल किला में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाली परेड की आज फुल डे ड्रेस रिहर्सल हुई। सेना के जवानों ने मॉक ड्रिल की तो एयरफोर्स ने आसमान में अपने करतब दिखाए। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली निकली। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। इस मिशन के तहत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते आगे, चाहे कोई हेल्थ इमरजेंसी हो या कार एक्सीडेंट या कोई भी अनहोनी घटना, इंश्योरेंस क्लेम किसी भी मामले में एक राहत की सांस बन सकता है। लेकिन पॉलिसी बाजार के यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया कितनी आसान है, आइए एक नजर डालते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पॉलिसी बाजार ने हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि मुश्किल घड़ी में तुरंत और प्रभावी क्लेम सहायता कितनी महत्वपूर्ण है। We have a team of over 300 people. They work 24/7. They are easily contactable at any time. We have a promise in 115 cities that within 30 minutes, our person will come and be with you in the hospital if required. So that is how we make sure that if there is any, look, there can be problems, there can be challenges. The main thing is to translate the issues. These are technical subjects. Medicine is a technical subject, and sometimes customers are in a very different or difficult frame of mind at that time because they are more worried about the treatment of their patient rather than about the technicalities of the claim. So I think our person can come, that person takes over all the technical issues, complexities, collects the documents from the customer, from the hospital, and then works with the insurance company to make sure that the claim can be paid. शुरुआत से ही पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। इसे आसान, तेज और पूरी तरह से ग्राहक केंद्रित बनाकर कंपनी ने इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है।